हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुत गुप्ता। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है आत्मनिर्भर पैकेज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो पैकेज अनाउंस करा था 20 लाख करोड़ रुपए का, 10% ऑफ द जीडीपी, उसमें एग्जैक्टली क्या है। कल हमने बात करी थी कि मनरेगा के अंडर वेजेस बढ़ा दिए गए हैं, सिलेंडर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, 3 महीने तक फ्री पल्सेस दिए जाएंगे, 3 महीने तक पीडीएस के अंदर जो एंटाइटलमेंट है उसको 3 महीने के लिए डबल कर दिया गया है। और साथ के साथ विडोज, एल्डरली पीपल और दिव्यांगजन जो डिसेबल्ड लोग हैं हमारे, उनको इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर 1,000 रुपए का कैश ट्रांसफर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। आज देखेंगे कि सरकार और आरबीआई ने मिलकर इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के अंदर और क्या नया करा है। राइट, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी प्लस पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सबसे पहले शुरू हो रहा है 22 मई से साइंस एंड टेक के ऊपर क्रैश कोर्स। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स 1 जून से शुरू हो रहा है। हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर 16 जून से। मेन्स आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है लास्ट वीक ऑफ जून में। करंट अफेयर्स के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स सेकंड वीक ऑफ जुलाई में। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस और अनअकैडमी प्लस क्लासेस होते हैं, उनका लिंक आपको वहां पे रेगुलरली मिलता रहेगा। तो कल लास्ट मेजर हमने देखा था प्रधानमंत्री किसान योजना। इसके अंडर 2,000 रुपए का जो ट्रांच है, जो बाद में जाना था, सरकार ने कहा वो हम पहले दे देंगे। ये लास्ट पॉइंट था। और साथ के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो वेलफेयर फंड है, उसमें से सरकार कुछ पैसा निकाल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। नाउ लेट अस कम टू प्रोविडेंट फंड। बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी, अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूं, इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं: इंश्योरेंस, पेंशन और प्रोविडेंट फंड। ये 3 चीजें आती हैं सोशल सिक्योरिटी में। अगर आपसे जीएस मेंस पेपर 1 या 2 में पूछा जाता है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, या फिर इकोनॉमी जीएस मेंस पेपर 3 में पूछा जाता है व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, तो आपका जवाब हमेशा ये होगा कि सोशल सिक्योरिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: इंश्योरेंस, पेंशन और प्रोविडेंट फंड। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी के। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जिनको नहीं पता। लेट अस से 3 एंटिटीज हैं। यह है आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ये हैं आप, ये है आपके एम्प्लॉयर जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, और ये है गवर्नमेंट। ये है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये जो आप ईपीएफओ वगैरह के एग्जाम की बात करते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यही बॉडी है जो ये प्रोविडेंट फंड के अकाउंट मेंटेन करती है। इसमें क्या होता है कि जो आपको सैलरी मिल रही है उसका कुछ परसेंटेज डिडक्ट होके पीएफ में चला जाता है। जो एम्प्लॉयर हैं जिनके यहां आप काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन डालते हैं इस पीएफ अकाउंट में। कभी कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से कुछ पैसा इसमें डाल देती है पीएफ अकाउंट में। और फिर क्या होता है कि जब आप रिटायर होंगे, 60 की एज के बाद जब आप रिटायर होंगे, उस टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, ये सारा का सारा पीएफ का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो एक बारी में। पेंशन में क्या होता है, पेंशन में जो आपके पास पैसा आ रहा है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में आता है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, पेंशन में जो पैसा आ रहा है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप, आपके एम्प्लॉयर और सरकार तीनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, और जब आप रिटायर होते हैं तो आप ये पैसे को एक बारी में विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज नोन एज प्रोविडेंट फंड। समझने वाली बात यह है कि ये सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट हुआ कैसे। ये सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हुआ कि जब आप रिटायर हुए तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे के टाइम पे वृद्ध जनों को पैसा दिया जाता है जिससे कि उनकी ओल्ड एज जो है वो ठीक तरीके से कट सके। ये होता है प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट। सरकार ने यह बोला कि ऐसी कंपनीज
जहां पे लेस देन 100 वर्कर्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनीज जहां पे लेस देन 100 वर्कर्स हैं, और ऐसे वर्कर्स उनमें भी ऐसी कंपनीज जहां पे लेस देन 100 वर्कर्स हैं। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या हो गई? उन कंपनीज में ऐसे वर्कर्स जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है। दो कंडीशंस लगेंगी, दोनों लगनी चाहिए। ऐसी कंपनी में जाओ जहां पे 100 वर्कर से कम है, अब उनमें भी वो वर्कर्स ढूंढो जो 15,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। उनके प्रोविडेंट फंड के खाते में सरकार 24% उनकी मंथली सैलरी डिपॉजिट कराएगी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेट अस से अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपीज है, 100 रुपीज सैलरी है, तो सरकार 3 महीने तक 24 रुपीज उनके पीएफ के खाते में जमा कराएगी। यह मेजर लिया है सरकार ने टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी इन द कंट्री। बहुत अच्छा मेजर है कि आगे जाके अनसर्टेनिटी के टाइम्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे 100 से कम वर्कर्स हैं और उनमें वो वर्कर्स जो 15,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, सरकार 3 महीने तक 24% ऑफ देयर मंथली सैलरी उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कराएगी। यह डायग्राम आपको ध्यान रखना है उस पर्पज से। तो यहां से क्या हो रहा है कि जो हमारे वृद्ध जन है उनकी सोशल सिक्योरिटी एक तरीके से इंप्रूव हो रही है। तो एक काफी अच्छा कदम उठाया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको पता होगा पहले से ही। ये जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स के लिए काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, इन्फोसिस टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, हीरो मोटरकॉर्प हो गया। ये सारी जो ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स हैं, ये पीएफ का कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है। अब अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो बाहर ये पकौड़े वाले खड़े होते हैं, छोले भटूरे वाले खड़े होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। दुकान में ये जो कन्फेक्शनरी के आसपास दुकानें होती हैं, इसमें जो है डिलीवरी बॉय काम करता है, छोटू काम करता है, ये सब कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपके घर आपकी मेड आ रही है, आपने सर्वेंट रखा हुआ है, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, ये सब कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज मतलब आपको इनको सैलरी देते टाइम कोई इनवॉइस थोड़ी ना जनरेट करते हो, इनको सैलरी देते हुए कोई पे स्लिप थोड़ी ना जनरेट करते हो, इनको सैलरी या पेमेंट करते हुए कोई आप इनके प्रोविडेंट फंड में थोड़ी ना पैसा जमा करा रहे हो, ना ही आप इनको कोई पेंशन दे रहे हो, ना ही कोई इंश्योरेंस दे रहे हो। तो ये सेक्टर माना जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपको इसका नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आप ये लिखोगे कि सरकार ने ये 24% ऑफ द मंथली वेजेस 3 महीने तक जमा कराने का वादा करा है, ये सिर्फ और सिर्फ करा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि पीएफ तो जाएगा ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जाएगा ही नहीं। यहां पे दूसरी बात क्या है कि हमारे यहां आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस है, आपने देखा होगा लाखों लोग हाईवे पे पैदल निकल निकल के अपने गांव जा रहे हैं। वो कौन है? वो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। तो यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो 24% ऑफ द मंथली वेज वाला पैकेज है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो भला करेगा, उनका तो भला करेगा, उनको बेनिफिट देगा, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो माइग्रेंट लेबर है, जो रिक्शा वाले, छोले भटूरे वाले, ऑटो वाले हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको इसमें से अठन्नी भी नहीं मिलेगी, उनका इसमें कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। बैलेंस एनालिसिस करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड को हां फायदा हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। राइट, तो ये हो गया बैलेंस एनालिसिस हमारे प्रोविडेंट फंड का। अब आते हैं दूसरी चीज पे। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में ऐसे 5 करोड़ वर्कर्स, सी मैंने आपको क्या बताया, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, उसी के बाद आप प्रोविडेंट फंड का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एक बार आप 60 साल के हो गए, उसी के बाद आप प्रोविडेंट फंड का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यह मैंने आपको बताया। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? 5 करोड़ वर्कर्स, उनको अलाउ किया जाएगा टू विड्रॉ 75% ऑफ देयर अकाउंट बैलेंस और 3 मंथ सैलरी। मतलब कि जो प्रोविडेंट फंड के खाते में पैसा जमा हो रहा है, जो प्रोविडेंट फंड के खाते में पैसा जमा हो रहा है, उसमें 2 कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखेंगे, अच्छा ऐसे करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इनकी सैलरी है 100 रुपए पर मंथ,
100 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है। इनके प्रोविडेंट फंड के खाते में अभी की तारीख में 500 रुपए जमा है। प्रोविडेंट ओके लेट अस से 400 रुपए जमा है, 400 रुपीज है डिपॉजिटेड। इनके प्रोविडेंट फंड के खाते में 400 रुपए जमा है। ठीक है, सरकार क्या करेगी, ये 400 रुपए के ऊपर दो कैलकुलेशन करेगी। क्या 400 रुपए का 3/4 कितना हो गया, 75%, 300 रुपीज, और 3 मंथ्स सैलरी, 3 महीने की सैलरी, ये भी 300 रुपए आया, बराबर है। मतलब कि 300 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो, 300 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट अस से एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी 200 रुपए है, एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी 200 रुपए है। इनके प्रोविडेंट फंड के खाते में 400 रुपए ही है। 400 रुपए का 75% कितना हुआ, 300 रुपए। हमने कैलकुलेट करा 400 रुपए का 75% कितना हुआ, 300 रुपए। यहां पे 3 मंथ की सैलरी कितनी हुई, 3 × 200, 600 रुपीज। दो कैलकुलेशन करी, एक कैलकुलेशन से आ रहा है 300 रुपए, एक कैलकुलेशन से आ रहा है 600 रुपए। सरकार ने बोला कि ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद जो लोअर वैल्यू होगी उसको विड्रॉ करने देंगे। ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद जो लोअर वैल्यू होगी, मतलब कि 300 रुपए, वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, 5 करोड़ वर्कर्स जिनका पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा है, वो कैलकुलेशन करेंगे 75% या फिर 3 मंथ सैलरी, दोनों में से जो कम होगा सरकार उन्हें वो अभी के अभी विड्रॉ करने की इजाजत देती है। मतलब कि वैसे तो प्रोविडेंट फंड आप रिटायरमेंट के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी लिक्विडिटी प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या बोला कि जो दोनों में से कम वैल्यू है उसको विड्रॉ कर लो। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि लोगों के हाथ में कैश आएगा, कैश आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट में खर्चा भी होगा कि ठीक है जूते चप्पल पुराने हो गए, कपड़े पुराने हो गए, नए खरीद लेते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, पनीर खाते हैं, चिकन खाते हैं, बड़े दिन हो गए बाहर घूमने नहीं गए, बाहर भी घूम के आते हैं। सोच रहा हूँ एक बाइक ले लूँ, कोरोना के टाइम पे बस मेट्रो और ओला पूल में जाना तो सेफ नहीं है, तो सोच रहा हूँ एक बाइक भी ले लूँ। ये सारी चीजें जो है डेली लाइफ से रिलेटेड ये यहां से प्रमोट की जाएंगी कि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने निकाला थोड़ा बहुत ये यूज हो जाएगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगा कि ठीक है थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में लगा देता हूं, थोड़ा पैसे का गोल्ड खरीद देता हूं, जिससे कि अनसर्टेन टाइम्स के लिए आगे हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजों की जो डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगी यहां से। तो अब आप लिंक करो स्टेप नंबर 1 को, स्टेप नंबर 2 को लिंक करो कि सरकार जो स्टेप नंबर 1 में पैसा दे रही है वो अल्टीमेटली जा रहा है इधर, और फिर इधर से 75% और 3 मंथ्स ऑफ वेजेस विचएवर इज लोअर वो आप विड्रॉ कर सकते हो। यह है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसके पीछे का, राइट। अगेन बेनिफिट क्या है, हाथ में कैश आएगा, डिमांड बढ़ेगी, मतलब कि लोग खर्चा करेंगे, राइट। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है, मतलब सरकार ने यहां पे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, छोले भटूरे वाले और ये पकौड़े वाले, इन सब की कोई बात ही नहीं करी है। जो डोमेस्टिक मेड है, वर्कर है, ड्राइवर है, इन सब की कोई बात ही नहीं करी है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात की गई है ऑर्गेनाइज वर्कर की। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस एनालिसिस हमने यहां पे देख लिया है। अब आते हैं दूसरे मेजर पे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए महिलाओं का ग्रुप है, ये महिलाओं का ग्रुप है, इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करा। अब ये जाएंगे बैंक, ये बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट। बैंक गए, बैंक से लोन लिया, लोन लेके अपनी कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी। मान लीजिए ऑर्गेनिक साबुन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स बना रहे हैं, खादी के कपड़े बना रहे हैं, उस तरीके से हनी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एमएसएमई के फॉर्म में शुरू करी। भारत सरकार ने इनके लिए एक मेजर बनाया था, क्या कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जब भी लोन लेने आएंगे तो वो होगी हमेशा कोलैटरल फ्री लेंडिंग। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जब भी लोन लेने आएंगे तो उनको हमेशा कोलैटरल फ्री लेंडिंग दी जाएगी। कोलैटरल फ्री लेंडिंग का मतलब होता है बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बिना किसी चीज को गिरवी रखे इनको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप अगर बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला क्या कहता है कि या तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखा दो, अपनी गाड़ी के कागज दिखा दो, अपना सोना रख जाओ मेरे पास, मनापुरम गोल्ड लोन और मुथूट फाइनेंस, यही सब तो होता है। कभी भी कोलैटरल फ्री लोन आसानी से थोड़ी ना मिलता है, आपको कुछ ना कुछ वहां पे गिरवी रखना पड़ता है।
ठीक है। सरकार ने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यह कानून बना रखा था कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, कि अगर महिलाओं के ग्रुप को इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए लोन चाहिए 10 लाख रुपए तक का उन्हें लोन दिया जाएगा कोलैटरल फ्री। तो यहां पे यह बोला गया कि अब ये जो कोलैटरल फ्री लेंडिंग है इसको डबल कर दिया जाएगा टू 20 लाख रुपीस, कि हर महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपीस तक कोलैटरल फ्री लेंडिंग दी जाएगी। मेंस बेस्ड एनालिसिस देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जेंडर बजटिंग अगेन। पॉइंट नंबर 1 दोबारा से जेंडर बजटिंग हो रही है, मतलब कि महिलाओं के लिए यहां पे स्पेशल फोकस रखा गया कि जो रूरल पुअर महिलाएं हैं, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनको आसानी से लोन मिले और वो अपना नया एमएसएमई शुरू कर सकें। इस वजह से उन्हें यहां पे कोलैटरल फ्री लोन दिया जा रहा है, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दिया जा रहा है। सेकेंड एनालिसिस, और एक काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। सरकार ने बोला 20 लाख करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं। सरकार ने बोला हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। सरकार ने क्या करा, ये जो लोन की लिमिट डबल हुई है, मान लीजिए बैंक ने केस 1, बैंक ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया, राइट, 10 लाख रुपए का। अब बैंक ने क्या किया, रिवाइज नॉर्म्स के अंदर 20 लाख रुपए का लोन दे दिया, मतलब 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दिए बैंक ने 10 लाख रुपीस का लोन एक्स्ट्रा दिया। सरकार ने क्या करा है, जो बैंक ने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ये अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में पहले ही जोड़ दिए, कि वो जो एक्स्ट्रा लोन जा रहा है वो भी पैकेज में इंक्लूडेड है। तो एक्चुअल में सरकार की जेब से पैसा नहीं जा रहा, सरकार ने क्या करा, जो बैंक की जेब से पैसा जा रहा है उसको अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में यहां पे जोड़ दिया। अब हो सकता है यहाँ पे काफी लोग ऑफेंड हो जाएं कि ऐसे सरकार के लिए कैसे बोल दिया, बट यहाँ पे मैं बैलेंस एनालिसिस बता रहा हूँ, ना ही मैं प्रो गवर्नमेंट बात कर रहा, ना ही मैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट बात कर रहा। वो काम मेरा नहीं है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस व्यू बताना कि क्या यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली, क्या प्रो गवर्नमेंट है क्या एंटी गवर्नमेंट है, दोनों ही पॉइंट्स में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छी बात क्या है कि महिलाओं की एम्पावरमेंट में फोकस किया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, उनको एमएसएमई खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि एक्चुअल में जो पैसा बैंक दे रहे हैं वो सरकार ने अपने पैकेज में जोड़ दिया। अच्छा, मेंस में ये मत लिखना, ये मैं सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, मेंस में ये पॉइंट मत लिखना कि सरकार ने जो बैंक्स ने पैसा दिया वो अपने पैकेज में जोड़ दिया, नहीं, ये आपको मेंस में नहीं लिखना। कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर, हमारे यहां एक एक्ट है जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। हमारे यहां ये एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको ये पता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में झारखंड में टाटा की एक कोल माइन है, ठीक है। उन्होंने कोल एक्सट्रैक्ट करा उस माइन में से, जितना भी उन्होंने कोल एक्सट्रैक्ट करा उस माइन में से, ये जो मैं बता रहा हूं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितना भी उन्होंने कोल एक्सट्रैक्ट करा उस माइन में से, उस एक्सट्रैक्शन के ऊपर झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट को वो रॉयल्टी पे करेंगे। रॉयल्टी मतलब किराया, मान लो माइन यूज करने का किराया। एक्चुअल में जो रिसोर्सेज हैं वो तो सरकार के हैं, वो तो पब्लिक रिसोर्सेज हैं। टाटा ने जो कोल वहां से माइन करा उसकी रॉयल्टी जाएगी झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट को। प्लीज फोकस, मैं बोल रहा हूं झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉयल्टी नहीं जाती। जो ये माइंस का एक्सट्रैक्शन होता है, जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, इसके अंदर जितना भी पैसा जाता है रॉयल्टी का वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। रॉयल्टी के साथ साथ एक छोटा सा फंड क्रिएट किया जाता है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ये जो मैं कवर कर रहा हूं ये इंडिया ईयर बुक से कवर कर रहा हूं। एक छोटा सा फंड क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। कंपनियां क्या करती हैं, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को गई 100 रुपीज, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी गई 100 रुपीज, इसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में डिपॉजिट करा देती हैं। इस रॉयल्टी का कुछ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा करा देती हैं। क्यों? सरकार का ऐसा मानना है कि माइनिंग की वजह से आसपास के जो एरियाज हैं वो पल्यूट होते हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, ग्राउंड वाटर पल्यूट होता है, बच्चे खेल नहीं पाते, स्कूल ठीक से नहीं जा पाते, माइनिंग की वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है, डिजास्टर्स भी हो जाते हैं कई बार। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए
ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है ये यूज किया जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है वो यूज करा जाएगा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द माइन। माइन के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस फंड में से पैसा यूज करा जाएगा। राइट, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का हमारा कॉन्सेप्ट। सरकार ने ये बोला कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है इसमें से भी पैसा यूज किया जाएगा टू प्रमोट मेडिकल टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स। जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी मेडिकल टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के लिए इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी पैसा यूज किया जाएगा। तो अब आप देखो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसको दिखाया ऐसे गया कि सरकार 20 लाख करोड़ दे रही है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूडेड है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से पैसा निकल के आ रहा है वो भी उस 20 लाख करोड़ में इन्वॉल्व है। राइट, समझो इस बात को। तो ये एक और कदम यहां पे उठाया गया है। राइट, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। इसके बाद और भी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आरबीआई स्पेसिफिक मेजर्स की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट।